हेलो, मैं चेतनलाल रेगर, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट 3 के समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र के संदर्भ में जो आपकी जनजाति की अवधारणा जो आपके सिलेबस में है उसके संदर्भ में चर्चा करूँगा कि जनजाति क्या है। तो हम सब जानते हैं कि भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है, अर्थात भारत में अनेक विभिन्नताएं या विविधताएं देखी जा सकती है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि यह भारत में अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय, जनजाति, प्रजाति, समूह, संस्कृति के लोग निवास करते हैं। इन विभिन्नताओं के बीच भी भारत में एक एकता देखी जा सकती है और इन एकताओं की विभिन्नताओं के होते हुए भी जो विभिन्नता के संदर्भ में एक विशेष तरह की जो जातियाँ जिसको हम जनजाति के नाम से जान करते हैं वो भारत में लगभग 8% मौजूद है। अर्थात संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 8% की जनसंख्या है वो आदिम जनजाति का है। तो अब जनजाति क्या है, जनजाति का अर्थ या परिभाषा ये जानना हमें आवश्यक है। वैसे जनजातियों को एक गोत्र का एक विस्तृत स्वरूप भी कहा जा सकता है। ये खानाबदोश, जत्थे, झुंड, गोत्र अर्धांश से अधिक विस्तृत एवं संगठित होती है। तो जनजाति को परिभाषित की बात करें, परिभाषित के क्षेत्र में परिभाषा जो है उसमें सबसे सर्वप्रथम परिभाषा दी गई है गिलिन एवं डिलिन। इन्होंने कहा कि स्थानीय आदिम समूह के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो, एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, जनजाति है। इसी प्रकार रिवर्स भी कहते हैं कि जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। इसी प्रकार से होबल का भी कथन है कि एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति रखता है जो दूसरे जनजाति समूह से उसको अलग करती है। अर्थात ये अनिवार्य रूप से एक राजनीतिक संगठन नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? होबल। इसके अगली परिभाषा जो है वो है चार्ल्स विनिक। उन्होंने कहा कि एक जनजाति में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बंधने वाला सामाजिक संगठन आता है। ये सामाजिक उपसमूह जैसे गोत्रों या गांवों को सम्मिलित इसमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट है कि जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, सामान्य भाषा, सामान्य संगठन व्यवसाय होता है जो सामान्यतः अंतर्विवाह के नियमों का पालन करते हैं। फिर भी इसकी कुछ विशेषताएं हैं, लक्षण हैं जो जनजातियों को के संदर्भ में और अधिक स्पष्ट करती है। तो विशेषताओं में सर्वप्रथम जो पहली विशेषता वह है सामान्य भूभाग। अर्थात जनजाति का एक निश्चित भूभाग होता है, उस दायरे में ये निवास करते हैं और उसमें रह कर के ही इन जातियों के बीच में उस सामान्य भूभाग के प्रति उनमें एक सामुदायिक भावना का विकास होता है, अटैचमेंट होता है, लगाव होता है जो इसको जनजातियों को संगठन को और अधिक मजबूत करता है। तो सामान्य भूभाग के अलावा जो दूसरी विशेषता वह है सामान्य भाषा। अर्थात जनजाति जो होती है उनकी बोलचाल या अपनी संस्कृति का स्थानांतरण करने के लिए, अपने प्रथाओं परंपराओं को सिखाने के लिए वह भाषा के माध्यम से ही उन सारी संस्कृति का आदान प्रदान या स्थानांतरण करती है। तो इसलिए सामान्य रूप से इनकी जो भाषा है वो एक जैसी होती है। तो भाषा के आधार पर ये जनजाति आपस में संपर्क और आदान प्रदान विचारों का करती है। तीसरी विशेषता विस्तृत आकार। विस्तृत आकार से तात्पर्य है कि एक जनजाति में कई परिवारों का संकलन होता है। इसमें कई वंश, समूह, गोत्र, भाइयों का दल होता है। यही कारण कि इनकी सदस्य संख्या जो है वो क्षेत्रीय जो लोकल कम्युनिटी है उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। विस्तृत आकार के बाद चौथी विशेषता अंतर्विवाह। एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं, ये इनकी एक
परिवार में विवाह करने का एक नियम है। ये अपने कबीले से, क्षेत्र समूह से बाहर जाकर के विवाह नहीं करते हैं। इसलिए अंतर विवाह की जो विशेषता है इन जनजातियों में देखी जा सकती है। अगली विशेषता एक नाम। प्रत्येक जनजाति का अपना एक अवश्य नाम होता है जिसके आधार पर उनकी पहचान होती है, यानी उसके सदस्य अपना परिचय जनजाति के नाम के आधार पर ही देते हैं। अगली विशेषता है सामान्य संस्कृति, अर्थात एक जनजाति के सभी सदस्यों की जो सामान्य जो संस्कृति होती है, जिसके रीति रिवाज, प्रथाएँ, लोकाचार, नियम, कला, धर्म, जादू, नृत्य, खान पान, भाषा, रहन सहन, विचार, मूल्य आदि में समानता पाई जाती है। तो सामान्य संस्कृति की विशेषता भी इसमें देखी जा सकती है। नंबर 7 है आर्थिक आत्मनिर्भरता। एक जनजाति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही पूरा कर लेने में सक्षम होती है, अर्थात कि शिकार, फल फूल एकत्रित करना, पशु चलाना, खेती करना या लघु घर के घरेलू उद्योग धंधे काम करना, ये सारी काम करके ये अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही पूरा करते हैं, अर्थात ये दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। इसलिए इनकी जो आर्थिक दृष्टिकोण से निर्भरता है वो आत्मनिर्भरता होती है। नंबर 8 विशेषता है राजनीतिक संगठन। एक जनजाति का अपना एक निजी राजनीतिक संगठन भी होता है। इसमें अधिकांशतः एक वंशानुगत मुखिया होता है जो परंपराओं का पालन कराने, नियंत्रण बनाए रखने में एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करता है। यानी कहीं मुखिया की सहायता से ही जो वयोवृद्ध लोगों की एक परिषद भी पाई जाती है। तो कुछ विद्वानों राजनीतिक संगठन को जनजाति के लिए आवश्यक नहीं माना है, लेकिन इनका जो कोई भी मसला होता है जिसका न्याय वाला निर्णय करने का, वो परंपरा का नियमों का पालन करने के लिए, तो उस पर नियंत्रण बनाने के मुखिया की भूमिका का जो दायित्व है वो एक बुजुर्ग को सौंपा जाता है। तो एक दृष्टिकोण से जो राजनीतिक कार्यों का निस्तारण ये अपने कबीले में ही निर्वहन करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये राजनीतिक संगठन की जो बात है वो इसके संदर्भ में हम कह सकते हैं। नंबर 9 है सामान्य निषेध। एक जनजाति खान पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म आदि से संबंधित कुछ सामान्य निषेधों का पालन ये जनजाति के लोग करते हैं। 10वीं है हम की भावना। एक भूभाग में निवास करने के कारण एक जनजाति के सदस्यों में सामुदायिक भावना या हम की भावना पाई जाती है। इसी के कारण वे परस्पर सहयोग व सहायता प्रदान करते हैं और संकट के समय जो एकता का प्रदर्शन ये लोग करते हैं। नंबर 11 विशेषता है नातेदारी का महत्व। जनजाति में नातेदारी का महत्व दिया जाता है। जनजाति लोग अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंध अपने नातेदारों तक ही सीमित रखते हैं, अर्थात उनके कानूनों, प्रथाओं का पालन भी नातेदारी तक ही सीमित होता है। कई बार तो नातेदारी का विस्तार संपूर्ण जनजाति तक इसमें देखा जा सकता है। इसलिए नातेदारी का दृष्टिकोण से भी ये विशेषता इन समूह में अवश्य देखी जा सकती है। अगली विशेषता धर्म, अर्थात प्रत्येक जनजाति का अपना एक विशिष्ट धर्म होता है जिसके धर्म में ये प्रकृति पूजा, आत्मावाद, जीव सत्तावाद, मानववाद की प्रधानता होती है। ये लोग अनेक अवसरों पर कई जादुई क्रियाएं भी करते हैं। तो धर्म के दृष्टिकोण से भी ये अनेक प्रकार के जो है धर्म इनके जनजातियों में पाई जाती हैं। ये प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त कुछ शक्तियाँ होती है उसमें यह विश्वास करते हैं, इसलिए प्रकृति को पूजा में शामिल करते हैं।